स्वागत है आपका क्लास 8 जीआर सर में। आज अपना नेक्स्ट वीडियो एसिड बेस बैलेंस का जो क्लास है चल रही क्लास नंबर 6। इससे पहले की वीडियो में अपन ने देख लिया था कि जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस और फैक्ट थे वो सभी अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखेंगे क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। सबसे पहली कंडीशन देखेंगे अपन जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आज देखेंगे बेटा क्या अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बात करते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो बेटा कार्बोनिक एसिड या वोलेटाइल एसिड इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर और कोज या लंग्स, ठीक है, क्या हो बेटा इंक्रीज एसिड और डिक्रीज पीएच देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज एसिड नॉर्मल रेंज से क्या होगा बेटा एसिड बढ़ जाएगा, पीएच नॉर्मल रेंज से क्या होगी नीचे। एसिड का मतलब H+ यानी यहां CO2 लेके चलेंगे, H+ ना लेके CO2 लेके चलेंगे। इंक्रीज CO2 या डिक्रीज पीएच देखने को मिलेगी, ठीक है। या कोज क्या होगा बेटा, कोज क्या हो पीएच बढ़ने का, वोलेटाइल एसिड क्या हो बेटा कोज, वोलेटाइल एसिड हो या हो लंग्स, वोलेटाइल एसिड या लंग्स क्या हो बेटा इसका कोज हो, यही क्या कहलाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब क्या है पीएच रेंज से नीचे आ गई है, ये तो हो गया एसिडोसिस। अब किस कोज की वजह से हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो बात करते हैं कोज क्या बेटा, रेस्पिरेटरी का आने का मतलब है कोज या तो CO2 होगी या लंग्स होंगे या एक और बोल सकता हूं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी हो सकता है, इसका फॉर्मूला है H2CO3। यानी कि जब कभी भी कोज में लंग्स CO2 या वोलेटाइल एसिड या कार्बोनिक एसिड आ रहा है तो सीधा सा क्या लगेगा उस एसिडोसिस या एल्कोसिस के आगे रेस्पिरेटरी। और जब भी कोज में क्या आ रहा है किडनी आ रही है, नॉन वोलेटाइल एसिड आ रहा है, अदर कोई एसिड आ रहा है तो क्या लगेगा मेटाबॉलिक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सीधा सा रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक का पता लगाने का, ठीक है। तो CO2 क्या है बेटा इंक्रीज हो जाएगी, CO2 इंक्रीज हो जाएगी तो एसिड इंक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगी, वोलेटाइल एसिड इंक्रीज हो, लंग्स की वजह से हो, कार्बोनिक एसिड हो, सभी किसमें आएंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आएंगे। अब बात करते हैं कैसे क्या होता है, क्या क्या कोज हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के होने की। चलिए बात करते हैं कोजेस की, और कौन कौन से कोज है कोजेस की बात करी जाए तो कोजेस में बेटा जो मेन फिजियोलॉजी देखी, पैथोफिजियोलॉजी देखी, सॉरी पैथोफिजियोलॉजी देखे वो क्या आएगी हाइपोवेंटिलेशन आएगी। क्या आएगी बेटा हाइपोवेंटिलेशन। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट क्या कर रहा है बेटा हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट एंड जो डेप्थ है बेटा वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो रही है तो जो CO2 बाहर निकल रही थी वो क्या होगी कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ CO2 का एक्सक्रीशन बाहर कम हो जाएगा तो क्या होगी इंक्रीज CO2 इन ब्लड, इंक्रीज CO2 इनटू ब्लड। और ब्लड के अंदर CO2 बढ़ रही है तो क्या होगा बेटा एसिड इंक्रीज हो रहा है। एसिड कौन सा बेटा वोलेटाइल एसिड है, वोलेटाइल एसिड इंक्रीज हो रहा है और कंडीशन क्या हो रही है बेटा एसिडोसिस वाली कंडीशन हो रही है। और अपन को पता है कोज क्या है CO2 है या लंग्स है तो क्या हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया बेटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। तो क्या था बेटा सिंपल सी बात है कि हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ का कम हो जाना। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम हो जाएगी तो जो CO2 बन रही है बॉडी के अंदर वो बाहर कम निकलेगी तो ब्लड में बढ़ेगी। और CO2 की कहानी मैंने तुमको बताई थी, एक प्रकार का वोलेटाइल एसिड है। अगर ये वोलेटाइल एसिड इंक्रीज हो रहा है तो एसिडोसिस हो रहा है और कोज में क्या है रेस्पिरेटरी आ रहा है तो क्या होगा बेटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पहला कोज हो गया हाइपोवेंटिलेशन। क्यों होगा इसमें CO2 का रिटेंशन होगा ब्लड के अंदर, CO2 रुकेगी ब्लड के अंदर, इसीलिए ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। दूसरी कंडीशन कोई ऐसी डिजीज या ऐसा कोज जिसके अंदर क्या हो रहा हो रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या हो रहा हो सप्रेशन हो रहा हो। सेकंड बात करें ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या हो रहे हो बेटा सप्रेस हो रहे हो, रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेशन। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर क्या बेटा रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या हो रहे हो बेटा सप्रेस हो रहे हो वो भी क्या करवाएगी सीधा सा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवाएगी। रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेशन जैसे मॉर्फिन की वजह से हो सकते हैं, हेड इंजरी में हो सकता है, एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, इनकी वजह से जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस हो जाते हैं। ये सभी कोज क्या करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सप्रेस करते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होंगे तो क्या होगी बेटा रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। अब रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ डिक्रीज हो गई है तो बॉडी में क्या होगी रिटेंशन ऑफ CO2 देखने को मिलेगा, रिटेंशन ऑफ CO2 देखने को मिलेगा। CO2 क्या होगी बेटा रिटेन होगी, CO2 रिटेन होगी तो इंक्रीज वोलेटाइल एसिड इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होगा बेटा वोलेटाइल एसिड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सीधी सी कहानी है, रेस्पिरेटरी सेंटर को ऐसी ऐसी चीजें क्या कर सकती है बेटा? सप्रेस कर सकती है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज होगी, CO2 रिटेन होगी। CO2 रिटेन हो रही है तो इंक्रीज वोलेटाइल एसिड हो रहा है, ब्लड के अंदर एसिड बढ़ रहा है। कोज क्या है? रेस्पिरेटरी। तो क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये था अपना सेकंड कोज। अब बात करते हैं अपन कोज नंबर 3 की। तो कोज नंबर 3 क्या है ना? कोई भी ऐसी कंडीशन, डिजीज कंडीशन जिसके अंदर क्या हो, रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन जिसके अंदर क्या हो रहा हो, CO2 का रिटेंशन हो रहा हो, वो भी क्या कोज करवाएगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो जिन जिन डिजीज का मैं नाम ले रहा हूं उन डिजीज का नाम आते सीधा सा उस डिजीज कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो थर्ड कोज क्या है बेटा? थर्ड कोज की बात की जाए, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करूं तो जैसे एग्जांपल की बात करी जाए तो COPD न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सभी डिजीज कंडीशन क्या है बेटा? अस्थमा मान लो, अस्थमा COPD में आ जाएगी वैसे तो अस्थमा। ये सारी डिजीज कंडीशन क्या है बेटा? एयरवे की डिजीज कंडीशन है। क्या है? कंडीशंस ऑफ एयरवे, यानी कि इनमें एयरवे क्या होता है? नेरो हो जाता है, या गैस एक्सचेंज एयरवे की हो सकती है, कंडीशंस ऑफ एयरवे, या गैस एक्सचेंज यानी गैसेस एक्सचेंज जो एल्कोलाइन में हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। कुछ कंडीशंस में एयरवे नेरो होता है, कुछ कंडीशन जैसे निमोनिया हो गया, वहां गैसेस एक्सचेंज इंपेयर हो जाता है। ठीक है, इनमें नेरोइंग की वजह से हो जाता है। तो क्या होगा? जब इनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज या CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी तो इनमें क्या देखने को मिलता है बेटा? रिटेंशन ऑफ CO2, यानी कि सीधी सी बात फिर से इंक्रीज वोलेटाइल एसिड इनटू ब्लड। और वोलेटाइल एसिड कौन सा है बेटा? CO2। वोलेटाइल एसिड कौन है बेटा? CO2। तो सीधा सा क्या देखने को मिलेगा इस कंडीशन की वजह से? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा इन कंडीशंस के अंदर, जिनमें क्या है? कुछ डिजीजेस है रेस्पिरेटरी, जिनमें COPD, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। जिनमें कुछ कंडीशंस में क्या हो रहा है? एयरवे नेरो हो रहा है, कुछ कंडीशन में जो गैसेस एक्सचेंज है वो इंपेयर देखने को मिलता है। इसकी वजह से CO2 का क्या होता है बेटा? रिटेंशन और इंक्रीज वोलेटाइल एसिड होता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है वोलेटाइल एसिड का बढ़ना सीधा सा क्या इंडिकेट कर रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को क्या कर रहा है बेटा? इंडिकेट कर रहा है सीधा सा CO2। इसके बाद देखते हैं अपन कोज नंबर 4 की। कोज 4 क्या हो सकता है जो कि अपनी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है बेटा? तो कोज नंबर 4 क्या है? इंपेयर्ड एयरवे। क्या है बेटा? इंपेयर्ड एयरवे। किसी पेशेंट के ET ट्यूब या TT ट्यूब कुछ भी लगी है, वेंटिलेटर पे है पेशेंट, उस कंडीशन की बात करेंगे अब अपन। तो फोर्थ है इंपेयर्ड एयरवे। इंपेयर्ड एयरवे के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? इंपेयर्ड एयरवे जैसे बेटा एयरवे की बात कर लेते हैं, TT ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ET ट्यूब और वेंटिलेटर सेटिंग। वेंटिलेटर सेटिंग वैसे तो इंपेयर्ड नहीं आएगी पर बात कर लेते हैं। तीनों कंडीशन यानी कि अपने TT ट्यूब और ET ट्यूब का सक्शन क्या प्रॉपर नहीं करा है तो क्यों हो सकती है? नॉट प्रॉपर सक्शन। इसकी वजह से कंडीशन पैदा हो सकती है। प्रॉपर सक्शन आपने नहीं करा है उसकी वजह से कंडीशन पैदा हो सकती है। तो एयरवे बेटा क्लियर नहीं है, तो एयरवे क्लियर नहीं है तो CO2 बाहर अच्छे से नहीं निकल पाएगी, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम देखने को मिलेगी। इसकी वजह से सीधी सी क्या होगी बेटा? रिटेंशन ऑफ CO2 या वोलेटाइल एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है जी, वोलेटाइल एसिड क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा है। अब वोलेटाइल एसिड रिटेन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? सीधी सी कंडीशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। वेंटिलेटर की बात की जाए तो वेंटिलेटर पे अगर अपन ने सेटिंग क्या कर दी है? रेट और डेप्थ को गलती से कम कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा? CO2 क्या होगी? बाहर कम निकलेगी, रिटेंशन CO2 का कम होगा, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये था अपना क्या बेटा? ये था अपना फोर्थ कोज जो कि किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोवेंटिलेशन। मेनली सब जगह क्या आ रहा है? हाइपोवेंटिलेशन ही आ रहा है। कुछ डिजीजेस थी, कुछ इंपेयर्ड एयरवे था और डायरेक्ट हाइपोवेंटिलेशन को भी मैंने समझाया, रेस्पिरेटरी सेंटर्स का सप्रेशन भी था। ये सभी मेन कोज है बेटा किसके? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसमें बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बेटा। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगी। तो कोजेस अपन ने देख लिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये देख लिया अपन ने। अब बात करते हैं अपन कि कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। तो अब देखेंगे डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले दो चीजें जो हथियार होते हैं अपने बार-बार यूज लेते हैं अपन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये दो चीज करेंगे। अब हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं। और सीधा सा अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डायग्नोसिस की पता लगाना है तो अपने को करना पड़ेगा एबीजी एनालिसिस। क्या करना पड़ेगा बेटा? एबीजी एनालिसिस। एबीजी क्या है बेटा?
आर्टीरियल ब्लड गैसेज, एबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? आर्टीरियल ब्लड गैसेज। वहां पे क्या क्या गैसेज है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी क्या करनी पड़ेगी अपने को? एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे पता लगता है अपने को कि ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या है। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए जो मैं स्टेप बताऊंगा वो फॉलो करनी है बेटा सबको, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले जब भी एबीजी देखिए तो सबसे पहले क्या देखनी है अपने को? पीएच देखनी है। क्या देखनी है बेटा? पीएच देखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? पीएच को देखना है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन है बेटा, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी से कोई मतलब नहीं है, केवल पीएच बताएगी कि एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। पीएच से अपने को इतना ही पता लगेगा, ये पता नहीं लगेगा कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ठीक है, तो जैसे पीएच इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी? 7.35 से कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या है? एसिडोसिस वाली कंडीशन है। क्या है बेटा? एसिडोसिस वाली कंडीशन। अब बात करते हैं PCO2। सेकंड चलना है अपने को, या तो SCO3- या PCO2, इन दोनों कंडीशंस में देखना है कि क्या कंडीशन आंसर जाएगी। सेकंड पे चलेंगे हमेशा अपन PCO2। क्या देखेंगे बेटा? PCO2। क्वेश्चन इसी हिसाब से सेट होगा कि आपको आगे वाली कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सेकंड स्टेप पे चलना है PCO2। तो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी का नाम आया है और एसिडोसिस है, यानी CO2 का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? PCO2 की नॉर्मल वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितनी बेटा? नॉर्मल बताई थी मैंने 35 से लेके 45 mm of Hg। तो यहाँ PCO2 बढ़ा हुआ रहेगा, तो कितना रहेगा? 45 mm of Hg से क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। क्या बेटा? PCO2 45 mm of Hg से ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन, इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद देखना है अपने को SCO3- बाइकार्बोनेट आयन को देखना है। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन देखनी है अपने को। इसके बाद जो कि क्या रहेगी बेटा? वो डिपेंड करेगी कि कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, क्या कंडीशन है, वो अपन अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट। इसके बाद तो वो कितनी रह सकती है? 21 से लेके 28 तक रह सकती है, या इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये पता लगेगा कि क्या होगी और क्या नहीं होगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस जो भी है, ये हर टाइप के जो आगे टाइप होंगे वो 3 प्रकार के होंगे: कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। तो क्या होता है कंपनसेटेड, क्या होता है पार्शियली कंपनसेटेड, इसकी बात अपन बेटा कर लेते हैं। ये थी एक नॉर्मल एबीजी जो बता रही थी कि क्या ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कौन सा है? कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, कैसा है, ये इसकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पाए जाते हैं। बात करें 3 प्रकार का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, सभी जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस सभी 3 टाइप के होंगे। एक होगा बेटा कंपनसेटेड, दूसरा होता है बेटा पार्शियली कंपनसेटेड, और तीसरा होता है बेटा अनकंपनसेटेड। ठीक है, इन तीनों का मैं एक कांसेप्ट बताऊंगा आज वीडियो, उस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग करोगे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कंपनसेटेड का मतलब क्या है? एक कहानी सुनते हैं इसके लिए। कहानी क्या है बेटा? एक दोस्त था एक लड़का था ए, उसके 3 दोस्त थे B, C और D। ठीक है, इसको पैसों की कुछ जरूरत पड़ी, इसको किसी हेल्प की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी बेटा? हेल्प की जरूरत पड़ी। तो ये मान सकते हैं अपन जो भी कंडीशन है एसिडोसिस वाली, एल्कलोसिस वाली, ऐसी कंडीशन है, नहीं एब्नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो हेल्प की जरूरत पड़ी, इसको चाहिए थे 10,000 रुपए। क्या? 10,000 रुपए चाहिए थे। इसने मदद मांगी B से। ठीक है, तो B ने साफ मना कर दिया, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। यानी कि अगर इसकी वजह से CO2 की वजह से डिजीज हो रही है, तो दूसरा बफर कौन सा है? अपोजिट बफर कौन है? किडनी। अगर लंग्स में दिक्कत हो रही है तो अपोजिट बफर काम कौन करेगा? किडनी कंपनसेट करेगी, यानी SCO3- कंपनसेट करेगा। और अगर किडनी में दिक्कत हो रही है, तो अपोजिट बफर कौन? CO2, यानी कि लंग्स क्या करेंगे बेटा? कंपनसेट करेंगे। ये गांठ बांध लेना इस चीज को कि हमेशा अपोजिट ऑर्गन बफर क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो अनकंपनसेटेड का मतलब कि कोई कंपनसेशन नहीं दिखाएगा अपोजिट बफर, यानी यहां लंग्स में दिक्कत है तो कौन दिखाएगा कंपनसेशन? SCO3-। हेल्प कौन करेगा? SCO3-। तो अगर कंडीशन ऐसी दे रखी है कि CO2 pH या CO2 एब्नॉर्मल दे रखी है, और दूसरा जो कंपोनेंट है SCO3- वो क्या है बेटा? नॉर्मल है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, यानी ये B ऐसा दोस्त है इसने कोई हेल्प नहीं करी, यानी कि क्या है? CO2 क्या है? बढ़ी हुई है, pH डिक्रीज है, और सामने वाला कंपोनेंट SCO3- अपोजिट बफर क्या है बेटा? नॉर्मल। तो ये कंडीशन हो गई अनकंपनसेटेड। ये कंडीशन कैसी होगी बेटा? अनकंपनसेटेड, यानी अपोजिट बफर ने कोई भी कोशिश नहीं करी उसको ठीक करने की। तो इस कंडीशन में क्या होगा? SCO3- नॉर्मल रहा। दूसरी बात करते हैं C की। अब इससे मांगे 10,000 रुपए, यानी कि अपोजिट बफर SCO3- बात कहानी उसी से रिलेट करेंगे। अब इसने क्या करा? थोड़ी बहुत मदद करी और पूरा ठीक नहीं कर पाया, यानी इस कंडीशन में भी क्या है? CO2 बढ़ी हुई है,
ठीक है, pH डिक्रीज है यानी कंडीशन वैसी की वैसी है, पर SiO3 माइनस क्या होगा बेटा, SiO3 माइनस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा नहीं। अरे pH को न्यूट्रल करने के लिए घटी हुई pH को बढ़ाने के लिए इंक्रीज होगा। SiO3 माइनस इंक्रीज भी हुआ पर pH क्या रही, एबनॉर्मल रही है, CO2 बड़ी की बड़ी रही, तो ये क्या होगा, मतलब इसने कोशिश करी पर अच्छे से ठीक नहीं कर पाया, तो सी वाली कंडीशन कैसी होगी, पार्शियली कंपनसेटेड, यानी हल्का सा कंपनसेशन करा पर pH को इसने ठीक नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर डी की। इसने क्या करा बेटा, इसने पूरा साथ दिया, SiO3 माइनस क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होकर pH को क्या करा बेटा, नॉर्मल रेंज में लिया, CO2 को क्या करा बेटा, डिक्रीज करवा रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, कंपनसेशन। ये कंडीशन कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई कंपनसेशन। तो तीन प्रकार की कंडीशन, पहली कंडीशन अपोजिट बफर नॉर्मल रहे, कोई हेल्प ना करे, वो कंडीशन कैसी होगी बेटा, अनकंपनसेटेड। अपोजिट बफर ने कोशिश करी ठीक करने की पर ठीक नहीं कर पाया, वो क्या हो गई, पार्शियली कंपनसेटेड। और अगर अपोजिट बफर बढ़ रहा है, कोशिश करके ठीक कर रहा है, pH को नॉर्मल रेंज में ले आया है, रेंज में pH है, तो क्या होगा बेटा, वो कंपनसेटेड होगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कब कंपनसेटेड देखने को मिलेगा और कब अनकंपनसेटेड या पार्शियली कंपनसेटेड देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में पता लगाने की ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है, जब भी pH रेंज में होगी, ऑलवेज pH क्या हो, pH क्या हो बेटा, रेंज में हो, pH इन रेंज, ठीक है, pH रेंज में हो, यानी कि 7.35 से लेके 7.45 के बीच में दे रखी है, और एवरेज pH से यानी 0.40 से 7.40 से ऊपर नीचे करके एसिडोसिस बता रखा है। तो pH जब भी रेंज में होगी तो ऑलवेज क्या होगा, कंपनसेटेड होगा। क्या होगा बेटा, कंपनसेटेड होगा। आंख बंद करके आंसर लगा देना, जब भी pH क्या हो, रेंज में हो, तो ऑलवेज कंपनसेटेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं pH आउट द रेंज। pH जब भी रेंज से बाहर हो, यानी कि 7.35 और 7.45 से क्या हो, यहां से ज्यादा हो, यहां से कम हो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, दो कंडीशन हो सकती है, या तो पार्शियली कंपनसेटेड होगा या क्या होगा बेटा, अनकंपनसेटेड होगा। या तो पार्शियली कंपनसेटेड होगा या अनकंपनसेटेड वाली कंडीशन देखने को मिली। तो पहला यही डिसाइड कर सकते हो, pH रेंज में है तो ऑलवेज कंपनसेटेड, pH रेंज से बाहर है तो दो कंडीशन हो सकती है, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। अब इसका कैसे पता लगा जाए, अगर अपोजिट बफर क्या है बेटा, नॉर्मल है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, अपोजिट बफर क्या है बेटा, नॉर्मल है और कोई कोशिश नहीं कर रहा है pH को ठीक करने की, तो सीधा सा क्या इंडिकेट कर रहा है, अनकंपनसेटेड। अगर अपोजिट बफर क्या है बेटा, अगर अपोजिट बफर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन अपोजिट बफर, अगर अपोजिट बफर चेंज हो रहा है और pH फिर भी रेंज से बाहर, और pH फिर भी रेंज से बाहर है, तो वो होगा पार्शियली कंपनसेटेड। और जब अपोजिट बफर क्या हो बेटा, नॉर्मल हो, तो वो होगा अनकंपनसेटेड, और pH रेंज में हो तो हमेशा क्या होगा, कंपनसेटेड होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ये थी साइन एंड सिम्टम की बात। अब देख, सॉरी, ये थी अपनी कि कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाएगा, किसको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साइन एंड सिम्टम की बात करी जाए तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, क्या कंडीशन थी, कंडीशन थी रेस्पिरेटरी डिजीज वाली, यानी कि डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ देखने को मिलेगी, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ देखने को मिलेगी। इसके साथ क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाइपरकेलेमिया। जनरल कंडीशन की बात की जाए तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरकेलेमिया देखने को मिल सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन, हेडेक, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है अपने को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन के अंदर। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ, क्योंकि डिजीज ही कहां हो रही है बेटा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि डिजीज लंग्स की है, और लंग्स की वजह से ही तो क्या हो रहा है, लंग्स की वजह से ही तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। तो इंपोर्टेंट मैनेजमेंट देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट की बात करी जाए तो हाइपोवेंटिलेशन हो रहा था, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पेटेंट एयरवे। अगर एयरवे में दिक्कत है तो प्रायोरिटी पे क्या जाएगा बेटा, पेटेंट एयरवे। एयरवे को क्लियर करेंगे, जैसे कि सक्शन करेंगे, ट्यूब का सक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बेटा, और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे बेटा, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, जिससे कि लंग्स का एक्सपांशन हो सके और अच्छे से बेटर क्या हो सके बेटा, रेस्पिरेशन हो सके। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेटर से क्या करेंगे, अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत हो वो प्रोवाइड करवाएंगे। मैकेनिकल वेंटिलेटर
सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और बाकी अदर सिम्टोमेटिक जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इस कंडीशन में अपन देंगे। जैसे कि क्या हो गया, पोटेशियम लेवल को चेक करते रहेंगे, ठीक है। सीओपीडी वाले का पेशेंट को लो कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। साथ में थोड़ा CO2 भी देता है जिससे कि रेस्पिरेटरी ड्राइव बनी रहे। ये सारी चीजों का अपन ध्यान रखेंगे। मेनली ध्यान रखना है अपने को एयरवे को CO2 रिटेन नहीं होने देना है। सीओपीडी वाली कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट करना है, अस्थमा वाली कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट करना है, निमोनिया वाली कंडीशन है उन सभी का इलाज करना है जिससे कि गैसेस अच्छे से हो सके। तो ये थी अपनी आज की पहली कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात करेंगे। देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आएगा अपना रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस।